नमस्कार मित्रों, फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूं। जैसे कि हम लोग अभी कवर कर रहे थे पहले वीडियो में उपसर्ग के बारे में, तो उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए फिर से आगे बढ़ रहा हूं। और अब देखते हैं उपसर्ग का अगला जो पार्ट है, ये आपका उपसर्ग का पार्ट कौन सा है? पार्ट सेकंड है। यानी अगर देखा जाएगा तो उपसर्ग का ये जो पार्ट है कौन सा आपका है? सेकंड पार्ट है। तो उसी को देखिएगा। अभी हमने जो देखे थे वो या नियम देखे थे, या के नियम। अब देखिएगा, अगर जब भी आपके सामने कोई उपसर्ग शब्द बनाने के लिए कहा जाए और उपसर्ग शब्द बनाते समय अगर शब्दों के बीच में आपका वा आता है, देखिएगा क्या है कि इसमें शब्दों के बीच में, जैसे वहाँ मैंने बताया था कि शब्दों के बीच में या आए, तो यहाँ पे क्या है कि शब्दों के बीच में या के स्थान पर क्या आए? वा आए। यानी शब्दों के बीच में वा आए और उपसर्ग का चयन करना हो। क्या करना हो? उपसर्ग का चयन करना हो। देखिएगा, शब्दों के बीच में वहाँ आए और उपसर्ग का चयन करना हो तथा क्या करना है? देखिए, उपसर्ग का चयन करना हो तो इस दशा में क्या करना है? वा से पहले आधे अक्षर को पूरे में परिवर्तित करना है। क्या करना है कि आधे अक्षर को क्या करना है? पूरे में परिवर्तित करना है तथा उसी अक्षर में लघु उ की मात्रा जोड़ दिया जाता है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर कि शब्दों के बीच में अगर आपके या आता था तो या से पहले कोई जब आधा अक्षर हुआ करता था तो आधे अक्षर को आप पूरे में लिखते थे और पूरे में लिखने के पश्चात आप वहाँ पर लघु ई की मात्रा जोड़ते थे। तो यहाँ पर आपको लघु ई की मात्रा नहीं जोड़नी है, यहाँ पर आपको जोड़ना है वह लघु उ की मात्रा जोड़ देना है और उससे पहले जो आपका वर्ण लिखा रहेगा उस वर्ण को उसी तरह से लिख देना है और जो एक नए शब्द की रचना बनेगी या नया शब्द आपके सामने निकल कर आएगा वही क्या बन जाएगा? उपसर्ग बन जाएगा। जैसे अगर आपके सामने शब्द लिखा है अन्वय, अन्वेषण, ये सब लिखे हैं ना। अन्वय लिखा है, अन्वेषण लिखा है, इसी तरह से आपके और भी शब्द नए नए बन सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप देखिएगा, अब अन्वय शब्द लिखा है, अन्वेषण आपके सामने शब्द लिखा है। अब वा से पहले क्या है? ना। तो ना को आपने पूरे रूप में लिखा, यानी ना है तो ना को आपने किस में लिखा? पूरे रूप में लिखा। जैसे मैंने बताया कि आपको उसके क्या करना है? आधे अक्षर को क्या करना है? पूरे में परिवर्तित करना है तथा उसी अक्षर में क्या करना है? लघु उ की मात्रा जोड़ना है। यानी जो आपके सामने ना है इसी में लघु उ की मात्रा आपने जोड़ दी और उससे पहले जो आपका वर्ण लिखा है, कौन सा लिखा है? आ, उसको उसी तरह से लिख दोगे तो वहीं क्या बन जाएगा? आपका उपसर्ग बन जाएगा। इसी तरह से अन्वेषण और अन्वय, इन दोनों शब्दों में आपने देखा कि यहाँ पर ना था, ना को आपने पूरे में लिखा, छोटा उ की मात्रा जोड़ दिया और उससे पहले जो आपके सामने वर्ण लिखा है उस वर्ण को आपने क्या किया? पूरे का पूरा लिख दिया। तो वहीं क्या बन जाएगा? उपसर्ग। तो यानी इन अन्वय अन्वेषण में जो आपका उपसर्ग बन के निकला वो कौन सा उपसर्ग बन के निकला? अनु उपसर्ग बनेगा। यानी यहाँ पर जो उपसर्ग बन गया कौन सा? अनु उपसर्ग। दूसरा में अगर देखेंगे, शब्द आपके सामने लिखा है स्वागत, शब्द क्या लिखा है? स्वागत लिखा है आपके सामने।
स्वच्छ लिखा है, स्वच्छंद है, स्वयं है। तो ये जो सारे शब्द आपके लिखे हैं, स्वागत हो चाहे आपके सामने स्वच्छ लिखा हो, तो देखिएगा स्वागत शब्द लिखा है, वहाँ से पहले क्या है, स पूरा आप कर दोगे और उसी में क्या लगाओगे, लघु उ की मात्रा जोड़ दोगे। तो चाहे आपके सामने स्वागत शब्द लिखा हो, चाहे स्वच्छंद लिखा हो, चाहे स्वच्छ लिखा हो, चाहे स्वयं लिखा हो, चाहे स्वयंवर लिखा हो, कुछ भी शब्द आपका लिखकर आता है तो उसमें आपका जो उपसर्ग बनकर आएगा वो हमेशा कौन सा बनेगा, सु उपसर्ग ही काम करेगा। यानी इस कंडीशन में जो आपके सामने उपसर्ग बनेगा वो कौन से बनेगा, आपका सु उपसर्ग ही माना जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपने देखा कि उपसर्ग आपके सामने बनकर आया है वह कौन सा उपसर्ग बना है, सु उपसर्ग आपके सामने मान लिया जाएगा। तो मुझे यकीन है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा उपसर्ग का, ये तो आपने जो देखा यह यण संधि पर आधारित कुछ उपसर्ग आपने देखे। तो अब इसी में एक वो अगर आप पहला नियम मानोगे तो यह आपका नियम नंबर, इसको अगर आप 2 नाम देना चाहोगे तो नियम नंबर 2 से भी आप इसको जान सकते हो। जैसे अगर इसमें कहा जाए कि नियम नंबर 2 में कि किसी शब्द की शुरुआत अगर किससे हो, दंत सा से हो, किसी शब्द की शुरुआत, देखिएगा मैं पूरा अब लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा सा आपको समय भी ज़्यादा लगेगा। तो आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए होंगे तो मैंने बताया कि पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे तो वो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है फ्यूचर क्लासेस, तो फ्यूचर क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम पर सर्च मारना होगा और जिसमें आपको एक इमेज दिखेगी फ्यूचर क्लास में कि तमाम सारे लोग उसमें आपको पढ़ते हुए दिखेंगे, तो उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो नियम 2 क्या कहता है इसी का, कि जब भी अगर किसी शब्द की शुरुआत दंत सा से होती है, यानी किसी भी शब्द की शुरुआत किससे हो, दंत सा से हो, और दंत सा के ऊपर अगर आपका अनुस्वार लगा हो, दंत सा के ऊपर आपका क्या लगा हो, अनुस्वार लगा हो। अनुस्वार क्या होता है, कल मैंने आपका जो वर्णमाला था, वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में बात की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अनुस्वार के बारे में अच्छे से समझ लेंगे कि कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होता है और कहाँ पर आपका अनुनासिक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या नियम 2 कह रहा है कि जब भी किसी शब्द की शुरुआत दंत सा से होती है, क्योंकि ये जो आपका सा है इसे दंत सा बोलते हैं। दंत सा कहने का मतलब क्या है कि इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको दंत सा बोलते हैं। तो जब भी किसी शब्द की शुरुआत क्या हो, दंत सा से हो और उसके ऊपर क्या लगा हो, अनुस्वार लगा हो, तो आपको इस कंडीशन में जो हमेशा उपसर्ग समझना है वह कौन सा समझना है, सम उपसर्ग समझना है। यानी ऐसी कंडीशन में जब भी उपसर्ग बनेगा कौन सा बनेगा, सम उपसर्ग बनेगा। जब भी किसी शब्द की शुरुआत, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी शब्द की शुरुआत दंत सा से हो, उसके ऊपर अनुस्वार लगा हो और वहाँ पर आपसे कहा जाए कि उपसर्ग का चयन करिए, तो उपसर्ग का चयन करते समय हमेशा वहाँ पर जो उपसर्ग बनेगा वह सम उपसर्ग बनेगा। जैसे आपके सामने अगर शब्द लिखा है संयोग, संयम, अब क्या सब लिखा है, संयोग लिखा है, संयम लिखा है, संपन्न लिखा है, क्या लिखा है, संपन्न लिखा है। इसके साथ ही साथ कोई भी शब्द हो, यानी आपका दंत सा से शुरुआत हो और दंत सा से शुरुआत होने के बाद अगर उसके ऊपर अनुस्वार लगकर आया है तो इन सब में जो उपसर्ग आपका बनेगा वह एक ही उपसर्ग बनकर आएगा, कौन सा, सम उपसर्ग बनेगा आपका। ये याद रखिएगा आप। यही इसका मेन दूसरा नियम कहता है कि जब भी शब्द की शुरुआत दंत सा से हो और उसके ऊपर क्या लगा हो, आपका अनुस्वार लगा हो, तो वहाँ पर जो आपको उपसर्ग समझना है वह कौन सा उपसर्ग समझना है, सम उपसर्ग आपको समझने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नियम नंबर 2 उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। अब देखिएगा अगला नियम क्या कहता है कि जब भी किसी शब्द की शुरुआत
अगर आपके उ से हो, यानी क्या हो, जब भी किसी शब्द की शुरुआत उ से हो और उ के तुरंत बाद, यानी उ के तुरंत बाद क्या है आपका आधा अक्षर आए, यानी उ के तुरंत बाद आपका कोई भी आधा अक्षर आए तो वहाँ पर उपसर्ग, वहाँ पर उपसर्ग उत या उद समझना चाहिए। देखिएगा, जब भी किसी शब्द की शुरुआत अगर आपके लघु उ से हो, यानी जब भी किसी शब्द की शुरुआत अगर आपके लघु उ से आपको होती दिखाई दे और उसके तुरंत बाद आपका कोई भी आधा अक्षर आए तो वहाँ पर आपको जो उपसर्ग समझना है वह उत और उद समझना है, इन दोनों में से एक होगा। अब कब कब उत होगा और कब कब उद होगा ये समझिएगा। अगर उ के बाद दा का उच्चारण होगा, उ के बाद दा का उच्चारण होगा तो आप समझिएगा उपसर्ग जो बनेगा उद बनेगा। जैसे आपके सामने शब्द लिखा है उद्योग, उद्देश्य, उद्गम, ये शब्द आपका क्या लिखा है उद्गम, उद्भाव, जितने भी आपके शब्द लिखे हैं यानी उ के बाद आपका दा का उच्चारण अगर हो रहा है तो वहाँ पर हमेशा जो उपसर्ग बनेगा वो क्या बनेगा आपका उद उपसर्ग बनना है। लेकिन अगर उ के बाद आपका दा का उच्चारण नहीं होता है तो हमेशा वहाँ पर जो उपसर्ग बनकर आएगा वो कौन सा बनेगा उत उपसर्ग बनेगा। यानी उस कंडीशन में जो आपका उपसर्ग बनकर आएगा कौन सा बनकर आएगा उत उपसर्ग बनकर आएगा। जैसे यहाँ पर आपके सामने शब्द लिखा है कि उन्नयन, उल्लेख, उन्नति, यानी इन शब्दों में आपने देखा कि ना आया है, ला आया है, फिर ना आया है, तो इनमें सब में जो आपका उपसर्ग बनकर आएगा वो कौन सा बनकर आएगा आपका यही उपसर्ग बनेगा। यानी ये जो आपका उद और उत उपसर्ग बन रहा है यही उपसर्ग आपका हमेशा बनेगा। यानी उत की कंडीशन की उ के बाद अगर कोई भी वर्ण आता है दा को छोड़कर, अगर उ के बाद कोई भी आधा अक्षर आए दा को छोड़कर तो हमेशा आपका जो उपसर्ग बनेगा उत उपसर्ग बनेगा। लेकिन अगर आपका दा आता है तो हमेशा कौन सा उपसर्ग बनेगा आपका उद उपसर्ग आपका माना जाएगा। यहाँ से आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं इसी क्रम में एक आपका नियम नंबर नेक्स्ट है आपका। और इसमें आप देखोगे नियम नंबर में जो बात करने वाला हूँ वो नियम नंबर आपका 4 की बात करने वाला हूँ। 3 तो आपने पढ़ लिया। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि जब भी अगर आपके सामने कोई शब्द की शुरुआत होती है, यानी जब भी आपके सामने कोई भी शब्द की शुरुआत होती है तो और उस शब्द के बीच में आपका यानी शब्द की शुरुआत अगर आपके नी से हो या किससे हो दू से हो और नी और दू के बाद कोई भी आपका आधा शा आता है तो उस कंडीशन में आपका जो उपसर्ग यानी शब्द की शुरुआत नी से हो या दू से हो और उसके तुरंत बाद अगर आपको ये तीनों सा मिलते हैं तो इस कंडीशन में जो आपका उपसर्ग बनेगा वह या तो निस उपसर्ग बनेगा या तो दुस उपसर्ग बनेगा। क्योंकि इन तीनों सा का जो परिवर्तन है वो हमेशा किस में होता है दंत सा में हो जाता है। यानी इन तीनों सा का परिवर्तन जब आपको उपसर्ग का चयन करना होता है तो इन तीनों सा का जो परिवर्तन होता है वह हमेशा किस में हो जाता है दंत सा में हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने उपसर्ग बनेगा या तो आपका निस उपसर्ग बन जाएगा या तो आपका कौन सा बन जाएगा दुस उपसर्ग बनकर आता है। जैसे आपके सामने शब्द लिखा है निश्चय, निष्कलंक, निस्सार,
दुष्यंत, दुष्कर, दुष्परिणाम, कोई भी सब आप ले लोगे देखिएगा। तो यहाँ पर निश्चय में आपका क्या है, तालुसा है। तो लेकिन जब आप उपसर्ग चयन करोगे तो तालुसा का परिवर्तन किसमें, दंतसा में। यहाँ पर आपका मूर्धासा है, लेकिन जब उपसर्ग बनेगा तो कौन सा, निश। यहाँ पर आपका दंत है तो ये दंत में ही बदलेगा, तो कौन सा बन जाएगा, निश ही बनना है। यहाँ पर आपका मूर्धासा है, लेकिन जो उपसर्ग बनकर आएगा वह आपका कौन सा बनाएगा, दुस उपसर्ग बनेगा। यहाँ पर मूर्धासा लेकिन उपसर्ग दुस बनेगा। यहाँ पर आपका मूर्धासा लेकिन उपसर्ग आपका जो बनेगा दुस ही बनेगा। तो इनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी आपका तीनों सा हो, परिवर्तन आपका दंत सा में होना है, और उस शब्द की शुरुआत जो होनी चाहिए वो आपके नि या दु से ही आपकी होनी चाहिए। तो ये था नियम नंबर आपका 4 जो आपके सामने मैंने प्रत्यक्ष रूप से रखा है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिएगा देखिएगा, अब अंतिम नियम आपका नियम नंबर 5 जो आपका मास्टर है। इससे आपके उपसर्ग मुझे लगता है कि अब कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। इसमें जो आपको उपसर्ग के बारे में जानने को मिलेगा वह बहुत ही अलग होगा। यानी यहाँ पर जो उपसर्ग का आपका नियम, या आप नियम देखोगे, यह नियम आपका उपसर्ग का क्या होगा, सबसे अलग नियम आपका बनेगा। देखिएगा, इसे कहते हैं नियम नंबर 5, क्योंकि चौथा आपने पढ़ा है। 5वां नियम देखिएगा क्या कहता है कि उपर्युक्त चारों नियमों का पालन, ध्यान से सुनिएगा, उपर्युक्त चारों नियमों का पालन अगर नहीं होता है, यानी उपर्युक्त चारों नियमों का पालन अगर कहीं पर नहीं होता है, यानी उपर्युक्त चारों नियमों का पालन अगर कहीं पर नहीं होता है, और इसके साथ ही साथ कि चारों नियमों का पालन ना हो और फिर आपका कोई शब्द आता है, उपर्युक्त चारों नियमों का पालन अगर किसी शब्द में नहीं होता है, उसके बावजूद आपके सामने कोई शब्द आता है, तो वहाँ पर आपके सामने उपसर्ग का निर्धारण करते समय आपको क्या करना है कि शब्द के पिछले हिस्से से, ध्यान से सुनिएगा, शब्द के पिछले हिस्से से सार्थक शब्द आपको बाहर कर देना है। यानी शब्द के पिछले हिस्से से क्या करना है, सार्थक शब्द बाहर कर देना है, और उसके बाद जो आपका 1 या 2 वर्ण का जो शब्द आपका बचेगा वही शब्द क्या कहलाएगा, आपका उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुनिएगा, उपर्युक्त चारों नियमों का पालन अगर किसी शब्द में नहीं हो रहा है तो शब्द के पिछले हिस्से से सार्थक शब्द को बाहर करोगे, और सार्थक शब्द को बाहर करने के बाद सार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है, जिस शब्द का कोई अर्थ निकले वही क्या है, सार्थक शब्द है। जैसे आपने कहा रोटी, ओटी, तो रोटी का तो अर्थ है कि रोटी किससे मिलकर बनती है, गेहूँ को, आटा को गूंथ कर, ये करके वो करके, लेकिन ओटी का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो सार्थक शब्द बाहर करना है, और सार्थक शब्द बाहर करने के बाद आपका जो भी 1 या 2 वर्ण आपके बचते हैं वही क्या कहलाएंगे, आपके उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपके सामने अगर शब्द लिखा है, यहाँ पर अगर मैं शब्द यहाँ पर आपके सामने लिखूं कि उपकृष्ण, शब्द आपका क्या लिखा है, उपकृष्ण आपके सामने शब्द लिखा हुआ है, सॉरी, देखिएगा उपकृष्ण आपके सामने शब्द लिखा है। तो उपकृष्ण शब्द की अगर बात करोगे तो इसमें सार्थक शब्द पिछले हिस्से में क्या है, कृष्ण शब्द सार्थक लिखा है। यानी इस शब्द में जो इधर सार्थक शब्द लिखा है क्या, कृष्ण लिखा है, तो अब क्या बचा, उप बचा, तो इसमें उप क्या बन जाएगा, आपका उपसर्ग बनकर आपके सामने निकल कर आएगा। इसी तरह से आपके सामने शब्द लिखा है कुपुत्र, तो सार्थक शब्द क्या है, पुत्र है, तो इसमें कु बन गया आपका क्या, उपसर्ग के रूप में आपका कार्य करेगा। यानी यहाँ पर कुपुत्र में पुत्र जो आपके सामने शब्द लिखा है, पुत्र आपके सामने कैसा शब्द है, सार्थक शब्द है, तो जो आपके सामने कु बचा हुआ है, कु क्या कहलाएगा, उपसर्ग के नाम से आपके जाना जा सकता है। इसी तरह से आपके सामने अगर सुपुत्र लिखा है, क्या लिखा है, सुपुत्र, तो इसमें आपका पुत्र क्या है, सार्थक शब्द है, और जो सु बचा आपका क्या बचा, उपसर्ग बचा, तो यानी सु क्या बन जाएगा, उपसर्ग के रूप में आपका कार्य करेगा ही करेगा। जितने भी आप शब्द देखोगे उन शब्दों में यही नियम आपका चलेगा। इसी तरह से आपका शब्द लिखा है आजन्म लिखा है, सार्थक शब्द क्या है आपका, जन्म है, तो क्या बचा,
आ बचा ना, यानी यहाँ पर क्या है, आ बचा आपका। तो जैसे भी आपका शब्द लिखा है, अगर आपके सामने कोई शब्द लिखा होता है और उपर्युक्त चारों नियमों का पालन अगर किसी शब्द में आपके सामने होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में आपको जो करना है वो क्या करना है कि शब्द के पिछले हिस्से से सार्थक शब्द आप बाहर करिए, और बाहर करने के बाद आपके सामने जो दिखेगा वही क्या बन जाएगा, उपसर्ग के रूप में आपका जाना जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रशंसा में कौन सा उपसर्ग है, देखिएगा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रशंसा में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रशंसा शब्द में आप ये कभी नहीं कहोगे कि प्रा उपसर्ग है। यानी जो प्रशंसा शब्द आपके सामने लिखा है, आप कभी भी प्रशंसा शब्द में ये नहीं कह सकते हो कि उपसर्ग प्रा है, क्योंकि प्रशंसा, अब संसा शब्द का कोई अर्थ निकलता है क्या? संसा शब्द का अर्थ कोई भी आपके सामने निकल कर नहीं आता है। संसा शब्द का अर्थ नहीं होता कोई, संशय शब्द का अर्थ होता है, और प्रशंसा नाम का कोई शब्द बनना ही नहीं है। यानी जो मूल शब्द आपका बनकर आएगा वह क्या बनकर आएगा, प्रशंसा ही बनेगा। यानी जो मूल शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, आपका प्रशंसा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर आपके सामने प्रशंसा शब्द में अगर पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो प्रशंसा शब्द में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं बनेगा। तो होपफुली उम्मीद है कि मुझे जितने आपको मैंने 5 नियम बताए हैं, 5 नियम आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों अब हम जो आपसे मिलेंगे वह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा उसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं वह किसको कवर करने वाले हैं, प्रत्यय को कवर करने वाले हैं कि प्रत्यय आपके क्या होते हैं और इसका प्रयोग कैसे होता है। उपसर्ग जो आपने देखा यहाँ पर, संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग लगभग एक ही होते हैं। यानी अगर देखा जाएगा तो संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग क्या हैं, आपके एक ही तरह से कार्य करते हैं। यानी उपसर्ग यहाँ पर क्या है, एक ही तरह से कार्य करते हैं। चलेगा, अब जो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद, नमस्कार।